Hello students, hope all are doing well. As you all know that we are going through the French Revolution. We have taken 3 classes and today is last class of this chapter. Today we will take 2 topics in this. One is abolition of slavery and the other is abolition of censorship. As we read in the last chapter about the women political clubs were forced to closed, and at last in 1946 women got right to vote. Now we move forward. कन्वेंशन गवर्नमेंट ने एक काम किया था, वो था स्लेवरी का अबॉलिशन, मीन्स दास प्रथा का अंत। जो कॉलोनीज़ फ्रांस के अंडर में थी उनको फ्री करने की बात। कॉलोनीज़ वो एरिया होता है जिस पर किसी देश का कब्ज़ा रहता है, जैसे कि आप समझ सकते हो कि इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था। फ्रांस की कॉलोनीज़ थी तब, एक तो ग्वाडेलूप, दूसरा है सेंटिग्नो, तो तीसरा है मार्टिनिक्यू। इन कॉलोनीज़ से फ्रांस को टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी मिलता था। यूरोपियन जो थे वो कैरेबिया में काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। तो इसलिए वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो यही है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि वहाँ पे कैरेबिया में यूरोपियन काम नहीं करना चाहते थे लेबर का, तो वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। तो फ्रांस ने जो है ये ट्रेड शुरू किया था, इसे कहते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। ये 3 जगह के बीच होता था, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, इसीलिए इसको ट्रायंगुलर कहा जाता है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो है 17वीं सेंचुरी में शुरू हुआ था। फ्रांस के मर्चेंट्स क्या करते थे, बोरोदो और नेनेटस, ये दोनों जगह का नाम है, वहाँ अफ्रीका जाते थे। ठीक है, बोरोदो और नेनेटस जो शहर का नाम है वहाँ जाते थे। वहाँ ये ट्रेड कैसे करते थे, बाय वाटर, सी रूट के थ्रू ट्रेड होता था। अफ्रीका पहुँचने पर वहाँ के शेफ्टन से मिलते थे, वहाँ के लोकल शेफ्टन से मिलते थे। लोकल शेफ्टन कौन होता है, जो वहाँ पर जिसका बहुत बड़ा जो मतलब व्यापारी होता है स्लेव्स का, ठीक है, उससे क्या करते थे, वो बहुत सारे शेफ खरीद लेते थे और उनको शिप में गुड्स की तरह रख लेते थे। मतलब ये नहीं उनको ऐसे ट्रीट करते थे जिससे वो लोग गुड्स हो, सामान हो, उस तरह से उनको शिप में लोड कर लिया जाता था और फिर अमेरिका के कैरेबिया में जाते थे। इस पूरे प्रोसेस में लगभग उनको 3 मंथ्स का समय लगता था। और वहाँ जाके जब वहाँ अमेरिका में कैरेबिया में पहुँच जाते थे तो वहाँ किसके पास जाते थे, वहाँ पे स्लेव्स को प्लांटेशन ओनर को बेच देते थे। प्लांटेशन ओनर कौन होता है, प्लांटेशन ओनर वो होते थे जिनके पास बहुत बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स होती थी और उन्हें स्लेव्स की ज़रूरत होती थी उन पर फार्मिंग कराने के लिए, खेती का काम कराने के लिए। तो वो जो प्लांटेशन ओनर हैं वो उन स्लेव्स को ख़रीद लेते थे। फ्रेंच मर्चेंट उनकी ये ज़रूरत पूरी करवाते थे और इससे फ्रांस को क्या मिलता था, टबैको, शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो। ये डिमांड फ्रांस की कैरेबिया पूरी कर देता था। इसको ही ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कहते हैं। 18वीं सेंचुरी में स्लेवरी की बुराई होती थी। नेशनल असेंबली में भी इस बात पर डिबेट होती थी कि स्लेवरी इज़ गुड और नॉट। जैकबन गवर्नमेंट ने भी इस पर कोई लॉ नहीं बनाया, क्योंकि उस समय में क्या था, बहुत से जो बड़े बड़े मर्चेंट्स थे उनकी आय का बहुत बड़ा स्रोत ये स्लेवरी ही था, ये वाला स्लेवरी ट्रेड ही था। तो इसलिए उन्होंने भी इस पर कोई लॉ नहीं बनाया। लेकिन कन्वेंशन गवर्नमेंट ने 1794 में स्लेवरी से फ्रांस कॉलोनी को फ्री करने का ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने फिर वापस इसको शुरू कर दिया। जो लॉज उन्होंने फ्रांस के लोगों की, अब हम पढ़ते हैं कि जो लॉज जिन्होंने फ्रांस के लोगों की लाइफ में चेंज लाने में इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई, वो सब कब बने थे,
1789 के बाद में बने थे। 1789 के जो पहले का समय था उसको कहा जाता है ओल्ड रिजीम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड जो हम बोल रहे थे कि अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वी रीड अबाउट द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप वो होता है जिसके लिए होता है प्रतिबंध। सेंसर मतलब प्रतिबंध कर देना। ठीक है, तो सेंसरशिप लगती थी किस किस पर उस समय। अब अभी आप पढ़ते हो जैसे कि सिनेमा में बोलते हो ना कि हाँ इस पे सेंसरशिप से पास आउट किया है नहीं किया है। तब सिनेमा तो नहीं होती थी, तब किस पे लगती थी? बुक्स पे, प्लेस पे, न्यूज़पेपर्स पे। ठीक है, ये सब सेंसरशिप किस समय में लगती थी? ओल्ड रिजीम में, मीन्स 1789 से पहले। सेंसर्स का जो सेंसर्स होते थे, जो लोग सेंसर्स अपॉइंट्स होते थे, उनका क्या काम होता था? ये देखना कि जो बुक्स हैं, आर्टिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, प्लेज हैं, उनमें किसी में भी किंग के अगेंस्ट कुछ गलत तो नहीं लिखा जा रहा, कुछ किंग का काम की बुराई तो नहीं हो रही। लेकिन 1789 के बाद जब सेंसरशिप बंद हो गई तो फ्रांस के न्यूज़पेपर्स, बुक्स और सब जो प्रिंटेड मीडिया था, प्रिंट सब जगह जो है वो सब प्रिंटेड पिक्चर से भर गए। मतलब अब लोग कुछ भी लिख पा रहे थे, वो जो लिखना चाहते थे, जो लोग पढ़ना चाहते थे। अब लोग जो हैं अपोजिंग व्यूज़ भी दे सकते थे। उस समय में प्लेस बहुत पॉपुलर थे क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्हें जानकारी किसके थ्रू मिलती थी? प्लेस के थ्रू ही मिलती थी। और जो लोग पढ़े लिखे होते थे वो भी सारे किसको पढ़ते थे? फिलोसोफर्स को पढ़ते थे, उनके व्यूज़ और आइडियाज़ को पढ़ते थे। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे फ्रांस का किंग बन गया और उसने यूरोप के बाकी राज्यों पे कब्जा करना शुरू कर दिया। नेपोलियन की आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार गया। और अब हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया। अभी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं, लॉन्ग के और ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ चुके हैं। और टुडे वी विल गो थ्रू अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आपको इनको भी फेयर करना है। इनको फेयर करने के बाद एक बार आप कोशिश कीजिएगा वापस पूरी वीडियो देखने का। सारी वीडियोस फ्रांस रिवॉल्यूशन की एक बार वापस सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा और ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।